नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल कहानियाँ। आज मैं मुखातिब हूँ मेरे रेलवे एम्प्लॉइज़ से। दोस्तों, रेलवे सर्विस में रहते हुए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको किस टॉपिक को लेके रहता है? सबसे ज़्यादा जो टॉपिक हमारे लिए मायने रखती है, सभी को घर की याद बहुत आती है और घर जाने के लिए चाहिए आपको छुट्टियाँ। तो छुट्टियों से रिलेटेड जो नियम कानून हैं, वो हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितनी प्रकार की लीव्स मिल सकती है और उन लीव्स के बीच में क्या अंतर होता है, क्योंकि हर लीव का लिए रूल्स अलग होते हैं। अगर आप भी इन सवालों से परेशान रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको रेलवे लीव रूल्स को बिल्कुल सिंपल भाषा में ल्यूसिड एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा और रूल बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको ना सिर्फ नॉलेज मिले बल्कि प्रोमोशनल एग्जाम्स में भी आपको फायदा हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कृपया जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेलवे लीव रूल्स आसान भाषा में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो जो भी रेलवे सर्वेंट है वो किस रूल के तहत में उनको छुट्टियां मिलती हैं। तो सभी रेलवे सर्वेंट जिन्होंने 1 फरवरी 1949 के बाद भारतीय रेलवे को ज्वाइन किया है, उनको रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज लीव रूल्स 1949 के अंतर्गत छुट्टी मिलती है। कौन सा रूल? रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज लीव रूल्स 1949। इन लीव रूल्स के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, आइए उनको समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट, यानी कि किसी इंप्लॉय का छुट्टी के ऊपर हक नहीं है, वो छुट्टी रिक्वेस्ट कर सकता है। और लीव ऑफ एनी काइंड में बी रिफ्यूज्ड, आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो आपको लीव ग्रांट करते हैं, अगर वो चाहे तो किसी भी प्रकार के लीव की डिमांड को रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। दूसरी बात है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन नॉट ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू, यानी अगर आपको सीएल की जरूरत है तो कोई आपको ये फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं तुमको सीएल की जगह एलएपी लेना पड़ेगा। यानी जो इम्प्लॉई है ये उसका हक है कि वो किस प्रकार की लीव को अप्लाई करे। तीसरी बात है, इम्प्लॉई इज नॉट परमिटेड टू टेक अप एनी एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव, यानी अगर आपको छुट्टी मिल गई तो आप उस लीव पीरियड के दौरान किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि अनलेस द प्रेसिडेंट in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, no railway servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding 5 years, यानी किसी भी रेलवे कर्मचारी को 5 साल से ज्यादा लगातार छुट्टी नहीं मिल सकती है। जो रेलवे सर्वेंट 5 साल से ज्यादा छुट्टी पर चला जाता है उसको माना जाता है कि उसने रेलवे की सर्विस को त्याग दिया है या रिजाइन कर दिया है। अगला पॉइंट है कि कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर, यानी अगर आप चाहते हैं कि मैंने पीछे जो छुट्टी ली थी उसको मैं बदल के दूसरे तरह की लीव में कन्वर्ट करा दूं तो वो किया जा सकता है। आप इसका रिक्वेस्ट अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कर सकते हैं, लेकिन वो आपके रिक्वेस्ट पर ही चेंज होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको आप अपना हक नहीं मान सकते हैं कि नहीं आपको चेंज करना ही पड़ेगा,
ऐसी बात नहीं, आप रिक्वेस्ट करोगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इच्छा पे डिपेंड है कि वो उसको चेंज करे या ना करे। और लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट टू whom a competent disciplinary authority has decided to dismiss, remove और compulsorily retire him। यानी अगर किसी के ऊपर मेजर पेनल्टी का चार्जेस लगे हैं और उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने यह तय कर लिया है कि उस एम्प्लॉय को डिसमिस करना है या रिमूव करना है या कंपलसरी रिटायर करना है, तो उसको अब किसी प्रकार की छुट्टियां सैंक्शन नहीं की जा सकती है। आइए हम देखते हैं अब आगे कि हमें कितनी प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। तो भारतीय रेलवे में कुल 14 प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। पहला है LAP, जिसको हम कहते हैं लीव ऑन एवरेज पे। सेकेंड लीव है LHAP, यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे। तीसरा है कम्यूटेड लीव। चौथा है लीव नॉट ड्यू। पांचवा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। छठा है स्टडी लीव। सातवां है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। इसको अभी हम डिटेल में भी सबको देखेंगे, पहले आप नाम समझ लीजिए। आठवीं प्रकार की छुट्टी है पैटर्निटी लीव, देन मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव एंड ज्वाइनिंग टाइम लीव। अब आप समझिए कि लीव ऑन एवरेज पे क्या होता है। आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो किसी भी रेलवे सर्वेंट को, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पोररी हो, इस बात को ध्यान में रखना है कि चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पोररी हो, उसको एक कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर के बीच में 30 LAP के लिए वो एंटाइटल है। कितनी LAP? 30 LAP के लिए एंटाइटल है। और ये जो LAP है वो एडवांस में लीव अकाउंट में क्रेडिट होती है 2 इंस्टॉलमेंट में। 2 इंस्टॉलमेंट यानी 15-15 दिन करके 15 छुट्टियां आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगी 1 जनवरी को, और 15 LAP और क्रेडिट होगा 1 जुलाई को। ये आपको हर कैलेंडर ईयर में मिलेगा जब तक आपकी सर्विस रहेगी। अच्छा, अब ये बात LAP के बारे में समझनी जरूरी है कि जो हमारी LAP है वो ऐड होती रहती है, यानी कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। तो जब कैरी फॉरवर्ड होती है और ऐड होती रहती है, यानी जमा होते रहता है, तो उसको हम कितना जमा कर सकते हैं? आप LAP को मैक्सिमम 300 दिनों तक जमा कर सकते हैं। कितनी LAP आप जमा कर सकते हैं? 300 LAP। अच्छा, LAP के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप चाहे तो 10 LAP को एक साथ आप एनकैश कर सकते हैं, यानी 10 LAP का पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको रेलवे का पास या PTO इशू कराना होगा। पहली शर्त है कि आपको पास या PTO में से कोई भी एक लेना होगा। और दूसरी शर्त इसमें यह है कि जब आप लीव एनकैश कराने को जाएंगे, मान लीजिए आप 10 LAP को एनकैश कराने जा रहे हैं, तो उस 10 LAP के अलावा आपके पास 30 LAP और भी बची होनी चाहिए। 30 से कम LAP अगर आपके पास बचती है तो आप लीव एनकैशमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और तीसरी शर्त है कि आपको जो है लीव अप्लाई करना होगा उस पीरियड में। तो अगर आप ये 3 शर्तें पूरी करते हैं तो आप लीव को 10 दिनों के लीव को एनकैश करा सकते हैं। आपको 10 दिनों का LAP का पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसमें आप एक बात और समझिए
कि नो लिंकेज टू नंबर ऑफ डेज एंड नेचर ऑफ लीव, यानी इसमें ये नहीं है कि आपको इतने दिन की छुट्टी लेनी है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, नंबर ऑफ डेज की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, नेचर ऑफ लीव, आप किसी भी प्रकार की छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि उस पीरियड में आपको एलएपी ही लेना होगा, आप किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस पीरियड में आपने पास और पीटीओ अप्लाई किया है। अब पूरे करियर में, पूरे सर्विस लाइफ में आप जो है 60 एलएपी को एनकैश करा सकते हैं। इस तरह से कितनी, एक बार में 10 और टोटल सर्विस पीरियड में 60 एलएपी आप एनकैश करा पाएंगे। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली ये है कि अब आपने एक बार जो है एलएपी एनकैश कराया, उसके 2 साल तक, मिनिमम कितने पीरियड तक, 2 साल तक, जब तक आपका 2 साल बीत न जाए आप दोबारा एनकैशमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 साल का ब्लॉक रहता है कि एक बार अप्लाई किया तो अब आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा। अच्छा, अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि आप 300 एलएपी मैक्सिमम जमा कर पाओगे, उसको भी आप एनकैश करा पाओगे। कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एनकैशमेंट ऑफ 300 डे एलएपी at the credit of employee at the time of retirement is admissible। कब? at the time of retirement आपको 300 एलएपी का पैसा आपको मिल जाएगा। और इसकी ओवरऑल लिमिट कितने दिन की है? इसकी ओवरऑल लिमिट है 300 दिनों की। कभी कभी क्या होता है कि 300 एलएपी में कुछ कम होता है, तो जब 300 एलएपी जब कम होता है तो उसको हाफ पे लीव के साथ भी कंबाइन करके उसको 300 किया जा सकता है, यानी जितना आपका कम है तो 2 हाफ लीव मिलके 1 लीव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 300 डेज को हाफ एलएचएपी से भी मैनेज किया जा सकता है। अगर इम्प्लॉय ने पहले ही रेजिग्नेशन कर दिया तब क्या होगा? मान लीजिए कि इम्प्लॉय रिटायर होने से पहले ही रिजाइन कर दे, तो उस केस में इम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड फॉर कैश इक्विवेलेंट एवरेज पे टू एक्सटेंट ऑफ हाफ ऑफ सच लीव इज एट हिज क्रेडिट, यानी जितना एलएपी आपके पास होगा उसका आधे का पैसा आपको मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट उसकी 150 दिनों की है, यानी कि आपको 150 एलएपी का पैसा, अगर आपके अकाउंट में 150 एलएपी है तो आपको 150 एलएपी का ही पैसा मिलेगा अगर आपने खुद से रिजाइन कर दिया। यह समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनकैशमेंट ऑफ लीव इज नॉट एडमिसिबल ऑन रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर D&A प्रोसीडिंग्स। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जनरल प्रिंसिपल्स थे उनमें एक प्रिंसिपल ये था कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने किसी के बारे में डिसाइड कर लिया है कि इसको डिसमिस करना है, रिटायर, कंपल्सरी रिटायर करना है या रिमूव करना है सर्विस से, तो वैसे एम्प्लॉय को किसी प्रकार की लीव ग्रांट नहीं होती है, तो वो एम्प्लॉय अपने लीव को एनकैश भी नहीं करा पाएगा भले ही उसके खाते में 300 छुट्टियां जमा हो। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी छूट ये है कि अगर मान लीजिए आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट की सजा होने वाली है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने ये डिसाइड कर दिया कि आपका पेंशन में कोई कटिंग नहीं होगा, तो फिर आपके लिए एनकैशमेंट अलाउ है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अभी तक मोटी मोटी बातें हम लोगों ने ये समझी कि एक एम्प्लॉय को जो है एलएपी एक कैलेंडर ईयर में 30 मिलता है, 15 क्रेडिट होता है 1 जनवरी को, 15 क्रेडिट होता है 1 जुलाई को। आप 10 एलएपी को एनकैश करा सकते हैं। टोटल
सर्विस पीरियड में 60 LAP को एनकैश करा सकते हैं 2-2 साल के अंतराल पर, ठीक है। और रिटायरमेंट के समय आपको 300 LAP आप एनकैश करा पाओगे, और अगर आपने खुद से रिजाइन कर दिया तो आपको 150 LAP का ही पैसा मिलेगा। और अगर किसी के ऊपर रिमूवल, डिसमिसल और कंपलसरी रिटायरमेंट की तलवार लटक रही हो भाई, तो उसको एनकैशमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। अब एक बात और इम्पोर्टेंट समझते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल किया है तो उसको क्रेडिट होने वाला अगले 6 में जो क्रेडिट 15 LAP क्रेडिट होने वाला है उसको कम कर दिया जाएगा। कितना कम कर दिया जाएगा? रिड्यूस्ड बाई 1/10, यानी जितना दिन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होगा इंटू 1/10। अगर 10 दिन का उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होगा तो 10 इंटू 1/10, यानी 1 LAP अगले साइकिल में उसकी कम क्रेडिट होगी। ठीक है। अब एक सवाल आता है कि मान लीजिए कि कई एम्प्लॉय बीच में अपॉइंटेड होते हैं रेलवे में, तो उनके लिए क्या रूल है? उनके लिए रूल है कि उनको 2.5 LAP फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस, यानी 2.5 LAP प्रति महीना उनको क्रेडिट किया जाएगा। अब 2.5 महीने का, 1 महीने का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर किसी एम्प्लॉय ने 15 दिन से ज्यादा काम किया, मान लीजिए कि वो 15 तारीख के आसपास में ज्वाइन करता है, यानी हाफ अ मंथ और मोर विल बी टेकन एज 1 मंथ, यानी आधा महीना या उससे ज्यादा को 1 महीना मान लिया जाएगा और उसको 2.5 LAP मिल जाएगा। यही रूल लागू होता है जो लोग बीच में रिटायर होते हैं, रिजाइन करते हैं, या फिर सर्विस से रिमूव, डिसमिस होते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, रेलवे स्कूल में जो लोग काम करते हैं, जैसे उसके प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, टीचर है, लाइब्रेरियन है, इन लोगों को LAP 30 नहीं मिलती है एक कैलेंडर ईयर में। इनको भी 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट उनका 5 LAP का होता है, यानी कुल उनको कैलेंडर ईयर में कितनी LAP मिलेगी? 10 LAP मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई वर्कशॉप स्टाफ है तो वो हाफ डे LAP भी उसको ग्रांट किया जा सकता है, लेकिन ओपन लाइन के स्टाफ को इन टर्म्स ऑफ डेज किया जाएगा, यानी ओपन लाइन का जो स्टाफ है वो कम से कम 1 LAP ही उसको अप्लाई करना होगा, और वर्कशॉप का जो स्टाफ है वो हाफ LAP अप्लाई कर सकता है। लेकिन वर्कशॉप वाले पे भी रेस्ट्रिक्शन है कि वो ऐसा हाफ LAP 1 साल में 6 ओकेजन्स पर ही ले सकता है। कितने ओकेजन्स पर? 6 ओकेजन्स पर ले सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई एक साथ में कितनी LAP ले सकता है? तो LAP में बी ग्रांटेड 180 days मैक्सिमम एट अ टाइम, विच इज इंक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज, संडे, रेस्ट, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा एक साथ में 180 LAP ग्रांट किया जा सकता है, जिसमें बीच में पड़ने वाले हॉलीडेज, संडे या रेस्ट डे सभी काउंट होंगे। और आखिरी बात यह है कि अगर कोई ग्रुप ए या ग्रुप बी सर्विस का एम्प्लॉय है तो उसको 180 दिन से ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम 240 दिन तक भी ग्रांट हो सकता है, मे बी सैंक्शन इफ लीव ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया, जिसमें वो एम्प्लॉय डिक्लेयर करते हैं कि हमको भाई छुट्टी के दौरान विदेश यात्रा पे जाना है, तो उनको 240 दिन तक भी छुट्टी ग्रांट किया जा सकता है।